व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम लेक्चर नंबर 85 पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो सीरीज के चैप्टर 8 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये बहुत छोटा सा वीडियोस मैंने बनाया है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कंपनी किन किन तरह की होती है। ठीक है, अब आपको कंपनी का मतलब समझ आ चुका है कि ऐसी बिजनेस एंटिटी जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है आरओसी ऑफिस में। ठीक है, अब आपको कंप्लीट मैंने समझा दिया। अब देखते हैं कि किन किन तरह की कंपनीज होती हैं, कैटेगरी ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और उनमें कंपैरिजन। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है, बट आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, जल्दी से बच्चों शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आता है बच्चों वन पर्सन कंपनी। बच्चों एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, जौन सी मर्जी टाइप की कंपनी हो उसमें एक चीज कॉमन होगी कि वो लिमिटेड होगी। मतलब उनके नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड जरूर आएगा। ठीक है, और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लिमिटेड का मतलब होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, कोई भी तरह की कंपनी आ जाए, जहां पे बोल दिया गया कि कंपनी है तो मतलब लिमिटेड वर्ड एंड में जरूर आएगा उनमें। ठीक है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अब देखते हैं सबसे पहली कंपनी आती है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, जैसे आपने देखा था कि फर्म में क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है ना, प्रोप्राइटरशिप फर्म। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन ही चलाता है। सपोज ए है, ये बोलता है मैं अकेला ही काम करूंगा, है ना। बट फर्म में क्या है बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि भाई कल को फर्म अपने कर्जदारों का पैसा ना चुका पाई तो एक एक घर के एसेट्स भी बिक जाएंगे। घर के एसेट्स भी बिक जाएंगे, है ना, बिकॉज ए की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब उस वजह से ना ये बहुत डरा डरा रहता है कि यार काम तो करना है बट सारी लाइबिलिटी बड़ी अनलिमिटेड है। तब उसने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना भाई मैं वन पर्सन कंपनी बनाऊं, अकेला ही काम करूंगा, बट पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा उसमें, सॉरी वो फर्म नहीं कहलाएगी, वो वो एक कंपनी कहलाएगी जिसको हम वन पर्सन कंपनी बोलेंगे। बिकॉज इसको पता है कि कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वन पर्सन कंपनी में जो प्रमोटर होगा, प्रमोटर होगा वो केवल एक ही होता है बच्चों। ठीक है, केवल एक ही प्रमोटर होता है। क्लियर है बच्चों, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। क्लियरली जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सब वहीं पे लिख रखा है। ये एक बंदे के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, नंबर वन। और वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई बाहर से आके बना दी किसी ने कंपनी। ठीक है, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़का है रोहन, ठीक है, जो चंडीगढ़ से है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है रोहन जो चंडीगढ़ से है, तो बच्चों ये ओपीसी बना सकता है, वन पर्सन कंपनी ये बना सकता है। बट अगर ये बंदा बाहर का हुआ, अमेरिका का, तो ये इंडिया में ओपीसी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये नहीं बना पाएगा। तो बच्चों एग्जिस्टिंग लॉ क्या कहता है, केवल एक पर्सन ही बना सकता है ओपीसी, और एक पर्सन के नाम पर एक ओपीसी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसने एक भी दो तीन बना रखी हैं ओपीसी। ठीक है, एक ही बनाएगा ये। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं इसका नाम कैसे आता है, इसका नाम हम शो कैसे करते हैं। बच्चों कोई भी नाम रख लीजिए फर्म का, एंड में आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट डाल के ओपीसी
प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, दिस। फॉर एग्जाम्पल रोहन ने बनाई रोहन ट्रेडर्स, तो वो क्या लिखेगा नाम, रोहन ट्रेडर्स, ठीक है बच्चों, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहां से पता लगेगा कि ये एक 1 पर्सन कंपनी है, प्रमोटर इसका एक ही होगा बच्चों, ठीक है, बट ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, अब इसने लिमिटेड कर दिया, इसने लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ओपीसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो ओपीसी के की फीचर्स, सबसे पहला कि ओपीसी केवल एक पर्सन ही बना सकता है, मैंने आपको बताया एक ही बनाएगा, या किसी ओपीसी का एक ही नॉमिनी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक ओपीसी है रोहन ट्रेडर्स, ठीक है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसने शाम को बनाया नॉमिनी, ओपीसी के दौरान नॉमिनी शो करना पड़ता है, ठीक है, शाम को नॉमिनी बना दिया। अब भाई साहब कहने का मतलब शाम का नाम एक ओपीसी के साथ अटैच हो गया, अब शाम कल को कोई और ओपीसी नहीं बना सकता, ना ही किसी और ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, एक बंदा एक ओपीसी के साथ ही एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड चीज आती है कि ये कंपनी, ये जो कंपनी बनाई है, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। थर्ड आ जाता है बच्चों कि ये एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ये नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल किसी को लोन देना, ठीक है, सिक्योरिटीज में डील करना, मतलब जो नॉन बैंकिंग वाले काम है ये वो काम नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। एक और कंडीशन आ जाती है इसमें कि पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है। कहने का मतलब, कहने का मतलब कि जो कंपनी शुरू करते टाइम जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल है बच्चों, वो लेस देन 50 lakhs होना चाहिए, ठीक है। कंपनी जब शुरू होगा तो कैपिटल चाहिए होगा ना, तो 50 लाख से कम। कंपनी चलाते टाइम भी तो कभी कभार जो ऑनर है, जो प्रमोटर है, वो कैपिटल ला सकता है ना, बट ये ध्यान रखना है कि टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल शुरू से लेके उस मोमेंट तक, ठीक है, 50 लाख से कम होना चाहिए, ओके। उसके बाद एवरेज टर्नओवर पर ईयर, एवरेज टर्नओवर पर ईयर लेस देन 2 करोड़, लेस देन 2 करोड़, ठीक है, मतलब पिछले 3 सालों का एवरेज निकालो आप, जो टर्नओवर है लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। देखो बच्चों ये सारा क्या बताना चाहते हैं कि कोई बंदा अगर ओपीसी बना रहा है ना, तो वो छोटे लेवल पे ही काम करे, वो कंपनियों जैसे बड़े बड़े काम ना करे। अगर बड़े बड़े काम करने हैं ना, तो दूसरे टाइप की कंपनी बनाए, या तो प्राइवेट लिमिटेड बनाए या पब्लिक लिमिटेड बनाए। अगर छोटे काम करने हैं तभी ओपीसी चलेगा, ये नहीं है कि आप ओपीसी की आड़ में बड़े काम कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, चैरिटेबल वाला कोई संस्था खोल लिया आपने, या आप कैपिटल लेके आए हो 2-4 करोड़ रुपया, ठीक है, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं कि इनमें डायरेक्टर्स कौन होते हैं, या इसका नाम कैसे है। नाम तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रैकेट में एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा, है ना, ये तो क्लियर है, बट एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखना, कोई भी तरह की कंपनी हो, कोई भी तरह की कंपनी हो, उसमें जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं ना, जो काम, देखा मैंने आपको बोला था ना कि प्रमोटर्स खुद काम नहीं करते, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 है, कोई भी तरह की कंपनी हो जाए, ठीक है।
ओपीसी के केस में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 15 है बच्चों। ओपीसी के केस में इस तरीके से चलता है, ठीक है, क्लियर है। ओपीसी का नाम मैंने क्लियरली बताया, नाम के एंड में आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिख दो और ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोहन एंटरप्राइजेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है बच्चों, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें। डायरेक्टर्स कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है अब तो, कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जिनको अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हो, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोला जाता है या शॉर्ट फॉर्म में बीओडी भी कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो ओपीसी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई नहीं, बंदा कहता है यार मैं अकेला काम नहीं कर सकता, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती थी ना, जैसे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये क्या है, प्रोप्राइटर के पैरेलल, प्रोप्राइटर के जैसे प्रोप्राइटर फर्म थी उसके पैरेलल कंपनी है ना, क्लियर है बच्चों। अब वैसे ही जैसे पार्टनरशिप होता है ना, उसके पैरेलल नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है जिसको प्राइवेट कंपनी हम बोलते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, सपोज दो बंदे थे ए बी, ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे बच्चों, ठीक है, किस नाम से, ए बी रिटेल्स के नाम से, ठीक है। इन्होंने देखा कि यार हमारी जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है, क्यों ना इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई साहब इन्होंने क्या बना दिया, ए बी रिटेल्स, है सब वही है, काम वैसे का वैसे ही चलेगा, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म थी ना, पार्टनरशिप फर्म के पैरेलल आ जाती है प्राइवेट लिमिटेड। बट मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कंपनी होगी एंड में लिमिटेड जरूर आएगा, बिकॉज वो लिमिटेड लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे प्राइवेट कंपनी, मतलब इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो प्राइवेट पर्सन हैं, जो कि इसके प्रोमोटर्स हैं और जो कि इसके शेयर होल्डर्स हैं। पब्लिक को इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, पब्लिक का मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक तरह से प्राइवेटली ऑपरेट करती है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, इसमें जैसे ओपीसी में आपने देखा है कि मिनिमम मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट थी, है ना, 50 lakhs की, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इसमें कुछ मिनिमम कैपिटल नहीं है, पहले होता था बट अब नहीं है, ठीक है। अब कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई अगर कंपनी बनानी है प्राइवेट लिमिटेड तो सपोज ए को 15 लाख लेके आना पड़ेगा, बी को 15 लाख लेके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी की डेफिनेशन ये भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है। जो मैंने आपको समझाया वो सेम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर वो मेंशन्ड है बच्चों, क्लियर है। इसमें बच्चों जो बिजनेस चलेगा ना, ये प्राइवेटली चलता है, क्लियर, ये प्राइवेटली चलता है। इसका मेन एक रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस मेंशन करी होती हैं कि ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। आप समझो कि कोई 2-4 बंदे मिलके जैसे पार्टनर्स होते थे, वो काम कर रहे हैं, वैसे का वैसा काम कर रहे हैं, अब उन्होंने एक कंपनी बना दी है जस्ट बिकॉज लाइबिलिटी उन्होंने लिमिटेड करनी थी, ठीक है। अब जैसे ओपीसी के की फीचर्स देखे थे, इसके की फीचर्स देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट
रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो AB रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, सपोज AB रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। ए के पास भी मान लो 1 लाख शेयर्स हैं इसके, ठीक है, ये बराबर के हिस्सेदार हैं, इसके पास भी 1 लाख शेयर्स हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि ए का मन करा तो इसने उठा के अपने कुछ शेयर्स सी को दे दिए, ठीक है, और सी को बोला कि तू पैसा ले आ कंपनी में। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मैंडेटरी होता है ये लिखना कि कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस है, शेयर्स रिस्ट्रिक्शन, कि शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर ए और बी के पास शेयर आ गए, अब जब तक कंपनी रहेगी तो इन्हीं के पास शेयर रहेंगे, ऐसा नहीं है। शेयर ट्रांसफर जरूर हो सकते हैं बट फ्रीली नहीं है, फ्रीली नहीं है। फ्रीली का मतलब क्या है? फ्रीली का मतलब बहुत इजीली। जैसे अब आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय और सेल करते हो, वो कितना फ्रीली है, वो कितना फ्रीली है जब स्टॉक मार्केट में, है ना, आप मिनटों में कर सकते हो। बट प्राइवेट लिमिटेड के केस में हो तो जाते हैं बट फ्रीली नहीं होते, इजीली नहीं होते। भाई साहब कैसे इजीली नहीं होते? सबसे पहले कंपनी को एक मीटिंग करनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई फलां फलां जो शेयर्स थे जो इसके पास थे, ये अब ये ट्रांसफर करना चाहते हैं। एजेंडा लगेगा एक, ठीक है। बोर्ड चाहे तो एजेंडे को रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं करने ट्रांसफर। क्लियर है? मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है अगर शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। अनलाइक स्टॉक मार्केट में जैसा होता है वैसा नहीं, वहां तो बहुत इजी है ना, आप अभी के अभी खरीद सकते हो, अभी के अभी बेच सकते हो। बट प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड में सपोज कंपनी कोई शेयर्स इशू करना भी चाहती है, इशू नहीं सॉरी, ट्रांसफर करना चाहती है, तो एक प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। इशू तो वो कर ही नहीं सकती, पब्लिक को तो वो इनवाइट अभी कर ही नहीं सकती, इशू तो बैन है ना इस पे तो, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने बच्चों प्रमोटर्स हो सकते हैं? 200 तक, 200 तक प्रमोटर्स इसमें हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। याद रखना है, अगर दो बंदे मिलके बनाते हैं, 3 4 5, कोई इशू नहीं, मैक्सिमम 200 तक बच्चों, मैक्सिमम। जैसे 1% कंपनी में एक प्रमोटर होता था ना, इसमें मैक्सिमम 200 तक कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स आपको बताया मैक्सिमम 15 रहेंगे और मिनिमम 2। क्लियर है बच्चों? ओपीसी में 1 to 15 था, प्राइवेट लिमिटेड में 2 to 15 रहेगा। क्लियर? नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा आता है, जैसे आपको बताया था टेक विजन प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? क्लियर है बच्चों? एक मेन पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर्स के लिए। मींस ये बाहर से पैसा रेज नहीं कर सकती। बच्चों मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि पब्लिक कंपनीज में क्या होता है कि पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए शेयर्स देने पड़ते हैं। ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपस में ही काम करेंगी, प्रमोटर्स के पास ही शेयर होंगे। कल को ये इन्होंने अगर किसी प्राइवेट पर्सन को देने हैं शेयर्स, प्राइवेट पर्सन को देने हैं, तो ये थ्रू प्रॉपर एग्जॉस्टिव चैनल ये दे सकते हैं कि बोर्ड में एजेंडा लगेगा, वो एजेंडा पास होगा, बोर्ड उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, फिर जाके रेजोल्यूशन पास हुआ तो शेयर्स ट्रांसफर होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर आपकी शेयर ट्रांसफर डीड बनेगी। शेयर ट्रांसफर डीड बनती है बच्चों उस केस में, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर करना इतना इजी नहीं है, ओके। और मेन चीज, ये
शेयर्स इश्यू भी नहीं करती है पब्लिक को, मतलब पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसीलिए हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड बोला जाता है कि ये प्राइवेट है, अपना कोई निजी उन्होंने कोई काम कर रहे हैं, इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आगे मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपनी जो पब्लिक कंपनी है। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। अब उसमें देखो होता क्या है बच्चों, उस केस में क्या है, पब्लिक कंपनी कौन सी है? सबसे पहले जो प्राइवेट नहीं है, जो प्राइवेट नहीं है। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? मतलब राम कौन है? जो श्याम नहीं है। ये तो कोई मतलब नहीं है ना, पर चलो ये डेफिनेशन है। मैं आपको वैसे समझाता हूं कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है। पब्लिक कंपनी का मतलब है कि कंपनी चाहे, कंपनी चाहे तो पब्लिक को, पब्लिक को शेयर होल्डर बना सकती है, शेयर होल्डर बना सकती है, बना सकती है बच्चों। क्लियर है? मतलब पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक अभी बनाया है या नहीं बनाया है वो बात अलग है, ठीक है, बट उसके पास ये पावर है कि वो नॉर्मल पब्लिक को भी शेयर होल्डर बना सकती है। क्लियर है बच्चों? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो कि प्राइवेट नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें इसमें शेयर होल्डर्स जनरल पब्लिक भी हो सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखो लिमिटेड वर्ड तो आना ही आना है, चाहे ओपीसी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड वर्ड एंड में आएगा ही आएगा, बिकॉज लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इनको क्या, इनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि इनका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना एमओए, उसमें इनको लिखना पड़ता है, इसमें इनको लिखना पड़ता है कि ये मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिटल, देखो कोई भी कंपनी बच्चों चलानी है, लेट सपोज ए बी लिमिटेड है बच्चों, एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, आगे भी आएगा कि इस कंपनी का नाम जब लिखते हैं ना तो एंड में लिमिटेड अकेला लिखना है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको ए बी पब्लिक लिमिटेड लिखना है, वो अंडरस्टूड है कि अगर आपने सिंपल ए बी लिमिटेड लिखा है ना तो ये वो प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, ना ही ये ओपीसी है। क्लियर है? अब ए बी लिमिटेड अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा उठा सकती है मार्केट से, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, सबको मिला के बच्चों वो इसको एमओए में मेंशन करना पड़ता है, जिसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं बच्चों, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, वो इसको मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज बच्चों, सपोज मान लो एक ए बी लिमिटेड है, ठीक है, इसकी कोई सब्सिडरी है डीई प्राइवेट लिमिटेड, डीई प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी की सब्सिडरी। अब ये क्या है बच्चों? ये है पब्लिक कंपनी, ये है पब्लिक, अब ये है आप बोलोगे प्राइवेट, ठीक है, बट ये सब्सिडरी है पब्लिक की, तो ये कंपनी भी पब्लिक ही कहलाएगी, ये कंपनी भी पब्लिक ही कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी को चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत है, वो पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है। अब एक बार पब्लिक कंपनी के की फीचर्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें जो प्रमोटर्स हो सकते हैं वो कम से कम 7 चाहिए, 7 प्रमोटर्स कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं। जो डायरेक्टर्स हैं वो 3, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 थे, ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1 था,
पब्लिक के केस में 3 चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इसमें बच्चों नाम के एंड में ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है कि पब्लिक लिमिटेड, ठीक है? जैसे आपने लिखा था उसमें प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिमिटेड लिखोगे ना तो इट मीन्स कि वो प्राइवेट नहीं है। वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो प्राइवेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब इनका कोर मतलब पब्लिक का यही आ रहा है कि कल को पैसों की जरूरत के लिए ये कंपनीज शेयर्स इशू कर सकती हैं, ये शेयर्स बेच सकती हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है? जनरल पब्लिक को ये शेयर्स बेच सकती हैं। देखो बेचेंगी या नहीं बेचेंगी वो बात अलग की है, ठीक है? वो बात अलग है। अगर बेचेंगी तो वो लिस्टेड आ जाती हैं, उनको लिस्टेड पब्लिक कंपनीज बोल देंगे जो कि एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है। अगर नहीं बेचेंगी तो वो नॉन लिस्टेड आ जाएंगी, वो एनएससी बीएससी के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं होगा बच्चों, ठीक है? वो पब्लिक को नहीं बेच पाएंगी। क्लियर है? आगे मैं इसी को थोड़ा सा लिस्टेड नॉन लिस्टेड को थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं। लिस्टेड में क्या होगा बच्चों? कंपनी शेयर्स इशू करेगी आईपीओ के थ्रू, ठीक है? आपको पता ही है, उनको पैसा चाहिए, आईपीओ लेके आएगी वो कंपनी, ठीक है? पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक को शेयर देगी और बाद में वो एनएससी बीएससी में लिस्ट हो जाएगी। मींस जो लिस्टेड है ना उनमें शेयर्स का सेल्स परचेज बहुत इजी है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत इजी होता है बच्चों, ठीक है? अगर अनलिस्टेड कंपनी है देखो वो भी प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी, मतलब अनलिस्टेड कोई कंपनी है वो भी वो भी पब्लिक कंपनी है, उसके पास भी पावर है कि वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, बट वो नहीं उठा रही तो वो अनलिस्टेड है। बट वो चाहे तो बच्चों अपना कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। मतलब पब्लिक से तो जनरल पब्लिक से तो पैसा वो नहीं उठा रही आईपीओ के थ्रू, बट कुछ पर्टिकुलर लोगों से, कैपिटल वेंचर से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो पैसा उठा सकती है बच्चों, ठीक है? उसमें उसको कुछ फॉर्मेलिटीज आरओसी के थ्रू पूरी करनी पड़ती हैं तो वो कर लेती है वो। क्लियर है बच्चों? जैसे अब लिस्टेड में मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, एक जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड में मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे बोट है ये भी लिमिटेड कंपनी है ये भी लिमिटेड है, बट ये अनलिस्टेड है, मतलब ये एनएससी बीएससी पे ट्रेड नहीं हो रही। अच्छा सर, कल को इनको पैसे की जरूरत पड़े तो ये क्या करते हैं बच्चों? कल को देखो लिस्टेड को जरूरत पड़ेगी वो तो आईपीओ लेके आएगी, एनएससी बीएससी पे ट्रेड होगी बड़ा फ्रीली, कोई चक्कर नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी को सर पैसे की जरूरत पड़े, इनके पास तो पावर है, ये जनरल पब्लिक से अगर उठाना है पैसा तो आईपीओ लेके आएगी, नहीं तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ठीक है? क्लियर है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही ये हाई वैल्यू पे अपने शेयर देते हैं। जैसे बच्चों जब एनएससी बीएससी पे ट्रेडिंग होती है ना, तब तो अगर आपके पास 2000 रुपया भी है तब भी आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। उसमें कम से कम जैसे 10,000 20,000 30,000 ऐसे ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है? चलो आगे बच्चों, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो बताता हूँ वो क्या होता है। वो एक तरह से कंपनी की रूल बुक है, इसमें आर्टिकल्स होंगे। आर्टिकल्स का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे, ठीक है? इसमें कंपनी की फंक्शनिंग पूरी की पूरी लिखी होगी कि भाई डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है? कल को जब इनकी मीटिंग्स होनी है ये मीटिंग्स कैसे कैसे करा करेंगे, अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करने हैं, वो कैसे करे जाएंगे, डिविडेंड देना है वो कैसे दिया जाएगा, हर एक मेंबर की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, अगर वोटिंग होनी है बच्चों। पब्लिक कंपनीज में जब ये पब्लिक से पैसा उठाती है ना तो
पब्लिक जिन्होंने शेयर्स लिए हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो उस वोटिंग के पूरा पूरा प्रोसेस इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है बच्चों? ये एक तरह से रूल बुक है, कंपनी की रूल बुक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो कंपनी एक्ट के बाय डिफॉल्ट रूल्स जो कि शेड्यूल 1 टेबल एफ में मेंशन है ये अप्लाई हो जाएंगे, ये अप्लाई हो जाएंगे अगर कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती। मतलब ये डिफॉल्ट इंटरनल रूल्स फिर बन जाते हैं। क्लियर है बच्चों? मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक तरह से रूल बुक है कंपनी की। ओके, ऐसे ही एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एमओए भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें रूल्स नहीं होंगे, उसमें आपके बिजनेस के बारे में लिखा जाएगा कि आप क्या काम करोगे, ठीक है। उसका प्रॉपर नेचर जो होगा ना वो आप डिटेल्ड में उसमें लिखोगे, ठीक है। तो ये थे बच्चों कंपनी के टाइप्स। अब हम लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कंपनी को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखो, हमें ये पता है कि कंपनी में मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ड लिमिटेड वर्ड तो आना ही आना है, और उसका मतलब क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पता ही है बच्चों, है ना। अब अगर आप चाहो, लिमिटेड लाइबिलिटी तो है ही है। मतलब सपोज मान लो मेरे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मेरे पास उसके 100 शेयर्स हैं, ठीक है। हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। इट मींस मेरे पास 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 1000 रुपए का कंपनी का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अब अगर मैंने एक बार तो 1000 रुपया कंपनी को दे दिया तो भाई मेरी तो अब लाइबिलिटी होगी खत्म। अब कंपनी मेरे से कुछ नहीं और मांग सकती, ठीक है। मान लो मैंने 1000 में से कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ, मेरे पास 1000, मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं, पैसा मैंने कोई नहीं दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी मेरे से कितना मांग सकती है? मतलब मैक्सिमम लाइबिलिटी मेरी कितनी है कंपनी को, वो उतनी है ना जितना मैंने पैसा नहीं दिया, अनपेड अमाउंट, यही है ना कहने का। एक बार फिर से बच्चों, सपोज सपोज मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू है ₹1000, ठीक है, जिनकी वैल्यू इतनी। अभी तक मैंने कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ शेयर्स अपने पास रखे हैं, मुझे शेयर्स अलॉट हो गए। तो मतलब मेरी अब लाइबिलिटी कितनी है? मेरी लाइबिलिटी कितनी है, कितनी जिम्मेदारी है मेरे पे कंपनी पे पैसा देने की? दैट इज 1000। इससे ज्यादा तो कंपनी मेरे से मांग नहीं सकती ना। अगर मैंने इसमें से 500 दे दिया तो 500 बचा, तो अब लाइबिलिटी कितनी रहेगी? 500 की। कहने का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी है हर मेंबर की वो लिमिटेड है, वो केवल उतनी है जितना उसने पैसा शेयर्स का नहीं दिया हुआ अभी तक। अगर उसे सारा के सारा दे दिया तो फिर तो खत्म होगी, फिर तो कोई लाइबिलिटी नहीं रही, फिर तो जीरो लाइबिलिटी है। सपोज मेरे पास इस टाइम रिलायंस के 5 शेयर्स हैं, ठीक है। मैं सारा पैसा दे चुका हूं शेयर्स का, मैंने खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रखे हुए हैं। अब चाहे रिलायंस पे जितना मर्जी संकट आ जाए तो रिलायंस मेरे से और पैसा नहीं मांग सकती। अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं बोलूंगा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। और मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? ये 5 शेयर्स का जितना पैसा था मेरा ये डूब सकता है, बस ये डूब सकता है। अनलाइक पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जिसमें क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसमें अनलिमिटेड है कि जो पैसा एज अ कैपिटल आपने दे दिया है वो तो डूब ही डूब सकता है, उसकी तो कोई दो राय नहीं है भाई। उसके अलावा भी कंपनी आपके घर पे आ सकती है पैसा लेने, अगर उनको कोई कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो, ठीक है। सेकंड आ जाती है केस अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये बच्चों थ्योरेटिकली तो हम इसकी बात करते हैं
कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, ये तो फिर पार्टनरशिप फर्म जैसे ही हो गया ना। पर ये बच्चों प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारे इंडिया में ये चीज नहीं चलती है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं चलती है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है बच्चों, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक थर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होता है, सपोज मान लो मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10,000। अब मैंने 10,000 पे कर दिए, इट मींस अब मेरी लाइबिलिटी तो खत्म होगी ना। बट मैं स्टिल गारंटी दे सकता हूं, मैं स्टिल कोई गारंटी दे सकता हूं कि भाई अगर वाइंड अप के टाइम कंपनी को कोई दिक्कत आए तो कंपनी भाई मेरे से 5 लाख ले लियो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख की गारंटी दे दी कि जब वाउंड अप होने के टाइम मैं 5 लाख और देने की लाइबिलिटी मेरी है, बस वो भी वाइंड अप के दौरान, काम करने के दौरान नहीं। देखो, जितना शेयर का पैसा देना बनता है वो तो लाइबिलिटी रहती है, वो लाइबिलिटी तो रहती है अगर नहीं दिया हुआ तो। अगर 1000 शेयर का पैसा नहीं चुकाया उतनी लाइबिलिटी तो है ही है, अगर चुका दिया तो वेल एंड गुड, अब और कुछ नहीं देना। इसके अलावा भी अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है कि वाइंड अप के दौरान आप कुछ और पैसा देने की भी जिम्मेदारी उठाते हो बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बट होगा कब, वो सिर्फ वाउंड अप के दौरान ही होता है, ठीक है। ये बच्चों सारी कंपनी इस तरह की होगी। अब मैंने एक एक कंबाइंड टेबल तैयार करा आपके लिए, अब हम उसको देखते हैं जिसमें कंपैरिजन है, ठीक है। सबसे पहले 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। नंबर ऑफ प्रमोटर्स कितने होंगे, 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200। याद रखना ये 200 में ना इंप्लॉइज कंसिडर नहीं करने, इंप्लॉइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोटर्स ओनर्स आएंगे बच्चों, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम प्रमोटर्स या मिनिमम शेयर होल्डर्स 7, और मैक्सिमम तो आप पब्लिक को भी इनवाइट जितना मर्जी कर लो, इतनी बड़ी आबादी है तो इनफाइनाइट जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयर ट्रांसफर की बात करें, 1% कंपनी में तो एक ही बंदे के पास रहेंगे तो शेयर ट्रांसफर तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में बच्चों ट्रांसफर होता है बट फ्रीली नहीं होता। ये नहीं है कि भाई अभी चाहा तो किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लिए, अभी चाहा तो बेच दिए, ये फ्रीली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी को बेचने हैं, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। कंपनी एक अपना एजेंडा लगाएगी, बोर्ड उसको पास करेगा, फिर जाके आप किसी और को दे पाओगे, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है बच्चों, जो शेयर्स हैं, अगर आपकी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है एनएसई बीएसई में, तो फिर बहुत ही इजीली, फिर तो बहुत इजीली बच्चों क्या होता है, आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है, जैसे बोट है, उस केस में इतना फ्रीली ट्रांसफर नहीं होता, आपको पहले बायर ढूंढना पड़ेगा। मान लो मेरे पास शेयर है ना, मुझे बेचने हैं, या तो भाई कंपनी खुद ही कॉल बैक कर ले, बाय बैक कर ले, अदरवाइज नहीं तो मुझे कोई कोई ना कोई और बायर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो बायर ढूंढते हो ना, वैसे काम करना पड़ेगा। या कुछ बच्चों और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें इनकी बाइंग सेलिंग हो जाती है, ठीक है, वो भी ऐसे कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की बात करें, ये क्या है बच्चों, जब भी आपने कभी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, आपने देखा होगा कि कॉलेज वाले प्रोस्पेक्टस देते हैं ना। उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होता है कि हमारी ये बिल्डिंग है, ये लेबोरेटरीज हैं, ये हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये प्लेग्राउंड है। मतलब खुद की एडवर्टाइजमेंट करी होती है ताकि सामने पढ़ने वाले को वो अट्रैक्ट कर सके, यही होता है ना। अब सेम प्रोस्पेक्टस यूज होता है जब पब्लिक कंपनीज पब्लिक से पैसा उठाती हैं, जब वो लिस्टेड होती है ना, जब वो पब्लिक से पैसा उठाती हैं, वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। वो प्रोस्पेक्टस वो सेबी को डिपॉजिट करना पड़ता है उसको, और सेबी उसको इंटरनेट के पोर्टल पे भी डालता है। उसमें उसने बड़े अट्रैक्टिव फीचर्स लिखे होते हैं कि वो इतना पैसा लोगों से रेज कर रही है, वो ये पैसे का यहाँ यहाँ यूटिलाइजेशन करेगी, एग्जिस्टिंग इस कंपनी में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो खूब अपनी बढ़ा चढ़ा के अपना व्याख्यान करती है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। अच्छा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा बच्चों, उस केस में सेबी का कोई रोल नहीं रहेगा,
प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करा जाएगा बिकॉज प्रोस्पेक्टस पब्लिक के केस में ही आता है। अनलिस्टेड के केस में सिंपल, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं ना, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही करने हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को ही कर सकती है वो, है ना, प्राइवेट प्लेयर्स को ही, तो सिंपल वो क्या करेगी, 3 दिन पहले, शेयर्स अलॉट करने के 3 दिन पहले कंपनी के आरओसी दफ्तर जाएगी और वहां पे एक तरह से SILP सबमिट कर देगी। SILP क्या है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस का ही छोटा भाई है एक तरह से, प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट, ये जस्ट एक ब्रीफ प्रोस्पेक्टस ही होता है, वो ये वहां पे आरओसी में जाके सबमिट कर देगी। कहने का मतलब बच्चों, जो अनलिस्टेड कंपनी है ना, ये भी शेयर्स इशू करती है, इसमें भी शेयर्स की बाइंग सेलिंग चलती है, बट इतनी फ्रीली नहीं चलती। ठीक है, मान लो मेरे पास आज बोट के शेयर है ना, सपोज मेरे पास आज बोट के 1 लाख के शेयर्स, ठीक है, तो मैं चाहूं इसको बेचना तो मैं आज इजीली बेच नहीं पाऊंगा, इजीली मैं बेच नहीं पाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा कि कब ये महारथी IPO लेके आएंगे और मैं मार्केट में बेच पाऊंगा, या मैं कोई बायर ढूंढूंगा कि जो बोट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या बोर्ड देखूंगा कि बोर्ड खुद ही बाय बैक कर ले, बोर्ड खुद ही बाय बैक, मतलब इनका जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो इतना इजी नहीं है बच्चों। ठीक है, और जब भी कंपनी, इस कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, अनलिस्टेड कंपनी ने, ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, ये SILP एक स्टेटमेंट लाती है इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो भी एक तरह से ब्रीफ प्रोस्पेक्टस ही होता है, वो इशू करती है। ठीक है, अच्छा प्राइवेट कंपनी क्या प्रोस्पेक्टस इशू करती है? नो। क्यों? क्योंकि उसने तो पब्लिक से पैसा रेज ही नहीं करना ना। 1% कंपनी का इशू करती है? नो, बिकॉज उसने भी कोई पैसा रेज नहीं करना। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें, यस, OPC भी इशू नहीं करती शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड भी इशू नहीं करती, सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, उसके पास कर सकने की पावर है, अगर कर देगी तो लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, पब्लिक को नहीं करती, जनरल पब्लिक को, तो वो अनलिस्टेड ही रहती है। उस केस में वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को अगर करना चाहे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो अरबों अरबों रुपया, करोड़ों रुपया लगाते हैं, उनको वो शेयर्स इशू करती है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें, जो कि इंटरनल रूल बुक है, स्पेशल बनाना पड़ेगा बच्चों OPC में। स्पेशल AOA का मतलब होता है बच्चों, है ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही है, जो कंपनी एक्ट 2013 में आता है, पर स्पेशल का मतलब अब आपको उसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस और ऐड करनी पड़ेंगी जो जनरलाइज्ड नहीं है, बिकॉज कितने तरह की कंपनियां बन सकती हैं, अब सबका जनरलाइज्ड फॉर्मेट थोड़ी ना हो सकता है। तो आपको स्पेशल वर्ड इसलिए लिखा है बच्चों कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। सेम प्राइवेट के केस में ही, सेम पब्लिक के केस में भी। अगर पब्लिक कंपनी AOA नहीं लाती, तो जो बाय डिफॉल्ट इंटरनल रूल है शेड्यूल 1 टेबल F के बच्चों, वो अप्लाई होंगे, उसमें भी सेट ऑफ रूल्स बने हैं, वो लग जाएंगे। डायरेक्टर की बात करें बच्चों, याद रखना है मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, मेंबर्स की, प्रमोटर्स की नहीं। 1% कंपनी में कम से कम 1, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम की लिमिट तो आपको बता ही दी है कि 15 की है। ठीक है, अच्छा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 1% में तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं, मतलब B चाहे तो C को कर सकता है, यस, वो मैंने आपको बताया है बच्चों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्पेशल एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक एजेंडा लगेगा, रेजोल्यूशन पास होगा, BOD चाहे रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब एक प्रॉपर चैनल फॉलो होगा, बड़ा एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है, बड़ा इतना फ्रीली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा लिस्टेड कंपनी के केस में अलॉटमेंट, यस, लिस्टेड कंपनी के केस में अलॉट किए जा सकते हैं, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में तो बच्चों आपको बताइए कि प्राइवेट प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, कंपनी चाहे तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को ही खुद ब खुद अप्रोच करके शेयर्स इशू करती है बच्चों। ठीक है, चलो, अच्छा ये 90% का जो लिखा है ना बच्चों, ये होता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है पब्लिक को IPO के थ्रू, लेट्स सपोज उसने 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो कम से कम 90% सब्सक्राइब होने चाहिए, मतलब
90,000 का एप्लीकेशंस वो खरीदने के लिए आना चाहिए। अगर 85,000 का आया, इससे कम आया, तो भाई सारे का सारा पैसा जो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो पब्लिक डिपॉजिट है, मतलब पब्लिक चाहे कि इन्वेस्टमेंट करना 1% कंपनी में भी नहीं कर सकती, ओपी प्राइवेट कंपनी में भी नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी में कर सकती है बच्चों। पब्लिक कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट्स पॉसिबल है। अच्छा, नाम की बात करें तो 1% के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा, इसमें अकेला प्राइवेट लिमिटेड आएगा, और इसमें अकेला लिमिटेड। जरूरी नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड लिखना है, सिंपल लिमिटेड लिखकर भी आप काम चलाओगे, और यही करना है आपने। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखना। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। बहुत ही छोटा वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई होप आपको मजा आया होगा। कुछ फिर भी डाउट रह जाए, आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपका भाई उसको आंसर करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और हम और नई से नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।